स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो ये वीडियो भी काफ़ी लेट आ रही है। बीच में मैंने एक व्लॉग डाला था, तो जाके देखे ना। देखो ऐसा है कि तुम कह रहे होंगे कि ये चैनल तो किसी और का डाल दिया व्लॉग। मेरे को क्या आदत है, मेरे को आदत है, मतलब बहुत पहले से भी छोटी छोटी वीडियोस बनाने की। मैं पिक्चर नहीं खींचता ज़्यादा, छोटी वीडियो बना के तो मैंने कि यार अभी चैनल बनाया है तो उसका एक कुछ डाल दो। एक्सपीरियंस ठीक ही था, आपने देखा होगा तो हाँ बच्चों, तो अपना जो चैप्टर चल रहा है वो सॉलिड स्टेट चल रहा है। और इसमें मेरे को पता है कि कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर बहुत लेट करके आ रहे हैं। अब वो देरी नहीं होगी। तो क्या है, चैप्टर चल रहा था सॉलिड स्टेट, चैनल का नाम है फिल्टर ज्ञान। मालूम ही होगा, दिमाग में रखना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो इधर रेड बटन है, जाके करके आओ, जाओ। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अपन जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अपना वाइड। लास्ट टॉपिक को अगर आप पढ़ोगे तो वो वाइड था। अब जो टॉपिक अभी चलेंगे, ये जो इस लेक्चर में आएगा, वो कंप्लीटली कंपटीशन किट है। वो कंपटीशन ही किट है। मतलब ऐसा है कि ये एक पार्ट ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो मैं आज आपको कराऊंगा उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाते हैं। तो 10 में से 6 क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट में से इस पोर्शन में से पूछे जाते हैं जो मैं अब आपको कराऊंगा। ये सीबीएसई का पार्ट नहीं है, सीबीएसई में इसको बताया ही नहीं गया है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया, लेकिन ये ज्यादा नहीं है। उसके बाद ये जो पार्ट है वो क्या है, क्वेश्चन ऑन वॉइड और सम इंपॉर्टेंट सॉलिड स्ट्रक्चर। मतलब जो क्वेश्चन आते हैं वो वॉइड में से आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं उनमें से आते हैं। तो अब मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि वॉइड वाला पार्ट मैंने आपको करा तो दिया है। जैसे आपको पता है कि ट्राइहेड्रल वॉइड कितना होता है, 0.155। टेट्राहेड्रल वॉइड का रेशो बता दिया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेशो बता दिया, क्यूबिकल वॉइड का रेशो बता दिया, और ये भी बता दिया कि कौन सी वॉइड कहाँ होती है और कैसे कैसे होती है। उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि टेट्राहेड्रल वॉइड होती है 2Z और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है Z। ये सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ पर इन रेशो पर, कौन कहाँ है कैसे, उस पर क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आता है कि जो रेशो है वो फिक्स 0.155 ना होके, फिक्स 0.225 ना होके, फिक्स 0.414 ना होके, फिक्स 0.732 ना होके, इनके बीच में। मतलब अगर आपसे पूछे कि रेशो अगर यहाँ से यहाँ के बीच में, मतलब इसके और इसके बीच में, तो बच्चा कहेगा ना तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड है और ना ही ट्राइगोनल वॉइड है। ना ही वो टेट्राहेड्रल वॉइड है और ना ही वो ट्राइगोनल वॉइड है। तो वो है क्या, तो वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इसी पे पोर्शन पे क्वेश्चन आते हैं। फिर यदि दूसरा रेशो क्या होगा इन दोनों के बीच का, अगर इन दोनों के बीच का होगा तो क्या होगा। तो ठीक है, तो मैं आपको यही कह रहा था कि जो क्वेश्चन आएंगे वो फिक्स रेशो पे ना आके, मतलब अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो पोर्शन मैंने अभी आपको कराया है ना, अब तक जो मैंने आपको कराया है उसमें से 10 में से 4 क्वेश्चन आते हैं। पर जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक वो इस पोर्शन में से पूछे गए जो कि इस पूरे लेक्चर में कवर होंगे। और ये सिर्फ कंपटीशन के हिसाब से है ये लेक्चर, बाकी इसका कोई योगदान नहीं है सीबीएसई में। तो अगर कोई बच्चा ये लेके बैठा हो कि सर सीबीएसई है, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हमें तो कोई मतलब नहीं है, या मैं दूसरे किसी बोर्ड से हूँ, आरबीएससी, यूपीएससी, सॉरी आरबीएससी मतलब यूपी वाला बोर्ड, ठीक है, यहाँ से हो, तो उनको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कर सकते हो, देखो एग्जाम तो एक बार अच्छा सा सबको देना है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, है ना, काम की चीज़ है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप मेरी सारी वीडियो देखिए, किसी भी लेक्चर की, आगे जो सारे लेक्चर आएंगे, तो मेरा ये वादा है कि आप जेईई मेंस और नीट के सारे क्वेश्चन बना लोगे, लिटरली बना लोगे, हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आएगा जो अब तक हमने पढ़ा है उसपे से ज्यादा नहीं आता। वॉइड वाले पार्ट से क्वेश्चन आता है और सब इंपॉर्टेंट सॉलिड स्ट्रक्चर वाले पार्ट से क्वेश्चन आता है, और कुछ क्वेश्चन डिफेक्ट से आते हैं जो कि इसके आगे आएगा। तो पहले हम ये कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफेक्ट से आते हैं और कुछ क्वेश्चन जो हमने अब तक पढ़ा है उससे आते हैं। लेकिन सीबीएसई में से ज्यादातर क्वेश्चन वहां से आते हैं जो हमने अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, आते हैं आगे। तो मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। और सब इंपॉर्टेंट जो सॉलिड थे मैंने यहाँ लिखे हुए थे, NaCl, ZnS, CaF2, Na2O, डायमंड।
इनको मैं अलग से अब एक एक करके कराऊंगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन थे वो वॉइड वाले पे आएंगे या सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? मतलब वो आपको कहेगा किसी सॉलिड का स्ट्रक्चर NaCl जैसा है। अगर मैंने आपको NaCl का स्ट्रक्चर नहीं समझाया कि इंटरनली वो कैसा होता है, तो आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, और कंपैरिजन से भी क्वेश्चन बनाएगा कि NaCl जैसा है लेकिन इसमें ये पार्टिकल NaCl के इस पार्टिकल से मतलब Cl- से ज्यादा है या दुगना है या तिगना है, वो इस तरीके से डेवलप होती जाएंगी चीजें, मैं आपको बताता जाऊंगा। मतलब ये है कि बहुत सारे सॉलिड होंगे, उनके स्ट्रक्चर एक बेसिक स्ट्रक्चर के रिपीटेशन में होंगे या फिर एक बेसिक स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में होंगे कि हाँ अगर हमको ये मालूम है तो हम इसका अगर इस सॉलिड का स्ट्रक्चर मालूम है तो मैं इसका भी बता सकता हूं। ऐसे तो हम अगर इन बेसिक को पढ़ लेंगे तो मैं जो क्वेश्चन इन पे पूछे जाएंगे वो बता सकता हूं। समझ में आ रहा है? ऐसे आएगा सॉलिड स्ट्रक्चर इज लाइक NaCl इज लाइक CaF2। तो हम कहेंगे यार सर ने CaF2 के बारे में ये बताया था, अच्छा इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। फिर उसमें थोड़ी सी घुमा देगा कि इसका ऐसा तो है लेकिन ये होने के साथ ये पार्टिकल और है, तो वहां क्वेश्चन बनने लग जाता है। हाँ यार अगर आपको ये आता है ये पार्टिकल हो गए, ये पार्टिकल और है, मतलब हाँ ऐसा कुछ होगा। तो जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा ऐसे। पहले हम स्टार्ट करते हैं वॉइड वाले पार्ट से। दो पार्ट है, वॉइड वाला और स्ट्रक्चर। तो देखिए पहला पॉइंट ये आता है कि अगर R/R का रेशो 0.155 पूरा ना होके और ना ही 0.225 होता है तो क्या होता है? तो अब आप इसको सोचिए कि भैया यहां जब चीजें आएंगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, क्योंकि यहां पे कौन सी वॉइड हो जाती है? टेट्राहेड्रल वॉइड। यहां जब कहानी होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, क्योंकि यहां पे कौन सी वॉइड है? राइट एंगल वॉइड। ठीक है, तो यहां पे क्या 3.5 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और 3.5 कोई कोऑर्डिनेशन नंबर होता नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर इज व्हाट? कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, नियरेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल अराउंड द पर्टिकुलर पार्टिकल। तो नियरेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल, आधा तो पार्टिकल हो नहीं सकता है। अगर वो बोल रहा है एटम है तो एटम आधा तो हो नहीं सकता है, तो आधा तो मानेंगे नहीं पार्टिकल को, ये बात तो क्लियर हो चुकी है। तो क्या मानेंगे, कैसे मानेंगे उस पार्टिकल को? तो ये सारी चीजें मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए कि जो रेशो है वो यहां से यहां के बीच में है। तो अगर मैं इस वाले पोर्शन को लूं तो इसमें जो पार्टिकल आ रहा है इस तरीके से, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। अब क्या हो गया है कि R/R का रेशो बढ़ चुका है। ये तो जब है जब R/R का रेशो इतना है, ये वाला हिस्सा। अब क्या हुआ है कि R/R का रेशो बढ़ चुका है। अब यदि R/R का रेशो बढ़ चुका है तो होगा क्या? होगा ये कि स्मॉल r का वैल्यू बड़ा होगा तभी रेशो बड़ा होगा। अब स्मॉल r क्या है? छोटे पार्टिकल की रेडियस। ठीक है, छोटे पार्टिकल की रेडियस ये देखो स्मॉल r, और बड़े पार्टिकल की रेडियस क्या है? कैपिटल R। अगर R/R बढ़ेगा, स्मॉल r कैपिटल R बढ़ेगा तो छोटे पार्टिकल की रेडियस बड़ी होगी। अब छोटे पार्टिकल की रेडियस ऐसी हो गई है कि बड़े पार्टिकल आपस में पहले की तरह टच नहीं करते, लेकिन अभी भी बीच वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3 होगा। 4 तो हो नहीं सकता। 4 होने के लिए रेशो एग्जैक्टली इतना चाहिए, ये हो नहीं सकता। उसके लिए क्या होना चाहिए था कि पार्टिकल का रेशो इतना होना चाहिए था, मतलब छोटा पार्टिकल होना चाहिए। इसका मतलब अगर R/R का रेशो बड़ा है तो क्या बड़ा हुआ होगा? स्मॉल r का वैल्यू बड़ा होगा तभी तो ये पूरा वैल्यू बढ़ेगा, ऊपर वाली वैल्यू बढ़ेगी तभी तो टोटल वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, ओके। तो ये बीच का पार्टिकल इतना बड़ा हो गया है कि ये साइड के पार्टिकल आपस में टच नहीं करते। अगर ये साइड के पार्टिकल आपस में टच नहीं करते तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि हमें ये पता है कि किन्हीं भी दो पार्टिकल को इस तरीके से मिला देंगे और ये किसी क्यूब वगैरह का हिस्सा हुए तो इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे अपन? a। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है?
ये जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, आर प्लस कैपिटल आर। अगर मैं यहां पर इसको लूं इस तरीके से एक ट्राइंगल बनाऊं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो एंगल होगा टोटल इसको मिलाएंगे तो वो 60 होगा, और अगर मैं बीच में से इस तरीके से काट दूंगा तो ये एंगल कितना होगा 30। एंगल कितना है 30। यहां से बीच की डिस्टेंस कितनी होगी a/2, क्योंकि टोटल को इन दोनों को मिलाने पर डिस्टेंस कितनी है, कितनी बोलो a, तो उसकी आधी करेंगे तो a/2। तो अब हमको निकालना क्या है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ये वाली डिस्टेंस पूछता है, वो आपको बोलता है कि अगर रेशो इससे और इसके बीच में है, रेशो इसके और इसके बीच में है, तो बताइए स्मॉल आर और कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा, सम क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, तो आर कैपिटल आर इसकी होगी और स्मॉल आर इसकी होगी, तो आर प्लस आर कैसे निकलेगा, जबकि हमें पता है एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये कितना है बेस कितना है a/2। तो ये हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई r प्लस आर, बेस कितना हो गया a/2, एंगल कितना होगा 30। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो cos के संपर्क में होके आता है, cos 30 कितना हो गया, cos 30 हो गया बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है बेटा a/2, हाइपोटेन्यूज कितना है r प्लस कैपिटल आर। हमें निकालना क्या है r प्लस कैपिटल आर, इसका वैल्यू कितना होता है 3/2, 2 से 2 कट होगा, तो आंसर कितना आएगा r प्लस कैपिटल आर इक्वल टू बोलो a/√3। जेईई मेंस 2014 2017 पूछा गया कि अगर ये रेशो है तो बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो क्वेश्चन का आंसर था Cn इक्वल टू 3 और r प्लस आर का रेशो कितना होगा, तो आपको बताना था r प्लस आर का सम कितना होगा a/√3। ये 2014 और 2017 का क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन नीट में आया, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करके, अब वो कैसे आया है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो ये याद रखना कि अगर इसके और इसके बीच में होगा तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 4 तो हो नहीं सकता, 4 तो हो नहीं सकता, 3.5 होगा नहीं तो क्या होगा 3। बस फर्क इतना होगा कि पहले रेशो कम है तो स्मॉल आर छोटी होगी, स्मॉल आर छोटी होगी तो आसपास के पार्टिकल टच हो जाएंगे, लेकिन अगर बीच का पार्टिकल बढ़ेगा मतलब स्मॉल आर बढ़ेगा तो ये आपस में टच नहीं होंगे। तो ये हम आगे बढ़ते हैं, पहला केस खत्म हुआ, ठीक है। दूसरा केस क्या कहता है, सेम ऐसे ही आपको बोलेगा कि अगर रेशो r/r ऐसा हुआ जिससे क्या है 0.155 ओ सॉरी 0.225 और 0. क्या बोलो 414, मतलब ना तो ये है और ना ही ये है। इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रॉइड रेशियो। इस पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है बोलो बच्चों, बोलो 4। इस पे कितना आता है ऑक्टाहेड्रॉइड रेशियो, इस पे कितना आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, बोलो कितना होता है, ये आता है आपका 6 ऑक्टाहेड्रॉइड। अब जो यहां पर वैल्यू है वो ना तो वो ये तो समझ के चलो कि 6 तो हो नहीं सकती, तो 6 क्यों नहीं हो सकती, उसके लिए एग्जैक्टली वैल्यू कितना होना चाहिए 4 और 6 के बीच में 5 हो नहीं सकती। वैसे 5 हो सकती है लेकिन 5 होती नहीं है, ऐसी कोई भी वॉइड नहीं है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो, ठीक है। तो ऐसी कोई भी वॉइड नहीं है, हो भी तुम कल को इस तरीके से अरेंजमेंट लेके गोले लेके बैठ जाओ और तुम बोलो कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, मैंने बैठाया है, बैठा सकते हो, है ना। लेकिन जो हमारे पास डाटा अब तक क्लियर किया गया है, मतलब डाटा ऐसे नहीं है कि हवा में हमने गोले सेट कर दिए, हमने सॉलिड की स्ट्रक्चर की है और हमने सॉलिड की स्ट्रक्चर को जब गौर से देखा, सालों बिताया, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 नहीं आया है, ऐसी वॉइड नहीं मिली है, ये समझो आप।
तो जो R अपन R का रेशो है वो इस तरीके से है कि जब पहले टेट्राहेड्रल वॉइड होती थी, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे होती थी इसको समझो। मैंने बोला था हर कोने के नीचे एक वॉइड है, तो ये एक पार्टिकल, यहां पे फेस का एक पार्टिकल, यहां एक पार्टिकल और पीछे वाली फेस का ये वाला पार्टिकल। तो इन तीनों को मिलाने पर एक, इस तरीके से इन चारों को मिलाने पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगी। यहां जो पार्टिकल होगा वो इन सब के बीच में होगा और ये पार्टिकल आपस में टच करते हैं। आपको मालूम है भाई, अपन जब निकालते हैं यहाँ पे, तो जब फेस डायगोनल पे ये तीनों पार्टिकल आपस में टच करते हैं ना, तो ये पार्टिकल आपस में टच करते हैं। अब क्या होगा कि ये टच कब करेंगे, जब रेशो एग्जैक्टली क्या होगा, R/R 0.225 होगा। लेकिन क्योंकि रेशो 0.225 नहीं है, रेशो एग्जैक्टली क्या है, रेशो एग्जैक्टली इनके बीच का है। जैसे कल को दे दिया कि R/R का रेशो है 0.3, तो आपको पता है ना तो वो इस रेंज का है ना वो इस रेंज का है, वो किस रेंज का है, इन दोनों के बीच के रेंज का है। तो अगर आपको 0.3 दे दिया तो वो इससे ज्यादा है, इससे कम है, तो अब क्या करोगे। तो आपको मैं बता देता हूं, उस समय क्या होगा कि ये बीच का पार्टिकल इतना बड़ा होगा कि ये पार्टिकल आपस में टच नहीं करते। तो अगर ये पार्टिकल टच नहीं करेंगे उसका नुकसान क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा कि इनके पहले टच करने की वजह से, याद रखना दिमाग में पूछ लेना, इनके पहले टच करने की वजह से हम R और R का जो सम है वो आसानी से निकाल सकते थे। कैसे निकालेंगे कि आपको पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस √2a, पहले बता चुका। √2a इक्वल टू कितनी थी, 4R थी। तो R इक्वल टू क्या हो गया, √2a/4। अगर मुझे R पता है और R/R पता है 0.225, तो इस R को यहां रखूंगा तो स्मॉल r आ जाएगी। तो स्मॉल r भी एक ही टर्म में आ गई और कैपिटल R भी एक ही टर्म में आ गई। भाई इसको अगर मैं यहां रखूंगा तो स्मॉल r आ जाएगी, किसकी टर्म में, एक ही टर्म में। और कैपिटल R को मैंने निकाल ली, तो स्मॉल r कैपिटल R रख के यहां पे वैल्यू निकाल लूंगा ना भाई। लेकिन सपोज बीच का पार्टिकल बड़ा हो गया, सपोज अगर बीच का पार्टिकल बड़ा हो गया तो आप आसानी से क्या नहीं निकाल सकते हो, तो आप आसानी से R और R प्लस नहीं निकाल, R और R प्लस नहीं निकाल सकते, मतलब कैपिटल R और स्मॉल r का सम नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि ये टच नहीं करेंगे, तो 4R बराबर √2a नहीं होगा, क्योंकि ये टच ही नहीं होंगे, ये दूर हो गए ना ये पार्टिकल, क्योंकि ये बीच का जो वाइड का पार्टिकल इतना बड़ा है कि ये आपस में टच नहीं हो रहे, तो ये नहीं हो रहे, तो आपको कैपिटल R नहीं पता, कैपिटल R नहीं पता तो रेशो से स्मॉल r नहीं पता, स्मॉल r नहीं पता तो आपको R प्लस R नहीं पता, तो ये लग रहा है। तो हमको अगर नॉर्मल वॉइड दे रखा है तो R और R प्लस R निकालना बहुत आसान है, लेकिन ठीक है या नीट है, वो आपसे कभी नहीं कहेगा कि जो वॉइड का वैल्यू वो इतना है। ऐसे क्वेश्चन आए कि इस पे भी आ गया कि वॉइड के जो R/R का रेशो वो इतना है, फटाक करके पहले स्मॉल कैपिटल R निकाल लो, कैपिटल R से क्या निकाल लो, फिर स्मॉल r निकाल लो और R प्लस R निकाल लो, आसान है। लेकिन उसने रेशो ही ऐसा दिया कि आपको पता है कि ये पार्टिकल टच नहीं कर रहे। अगर ये पार्टिकल टच नहीं करेंगे तब आप R प्लस R कैसे निकालेंगे। मैं कह रहा हूं अभी जो निकाला ना उससे भी आसान है, जो अभी निकाला उससे भी आसान है। कैसे, बहुत आसान। अब आप इसको थोड़ा गौर से देखो, यहां तक आप नोट कर लीजिए, मैं साफ करने वाला, दोबारा से बनाओ, समझ में आया। कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है, फायदा नहीं होगा कुछ भी, अभी समझ में आएगा, घुसेगा, लेकिन लंबी दूरी तक चलना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, दौड़नी है लंबी रेस। तो लेके बैठो, नोट्स बनाओ, अपनी किताबों को सर्च करो, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन हो उनको क्वेश्चन को करो, नहीं है तो नहीं हो रहे आप स्क्रीनशॉट भेजिए, कमेंट सेक्शन में डालिए, विद इन 1 डे। अगर क्योंकि मेरे को थोड़ा और भी बिजी काम रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन
हो सकता है 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हाईएस्ट, और हाईएस्ट एक दिन। वैसे ये मैं गलत बोल जा रहा हूँ, 4 घंटे 5 घंटे, 4 घंटे से लेकर एक दिन के बीच में आपको, 4 घंटे से लेकर एक दिन के बीच में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करो। आ जाओ। तो अब क्या है, अब ये है कि ये यहां पर ये यहां पर एक सपोज इस तरीके से, एक दो, ये अंदर वाली दीवार है, ये वाली, ये वाली है ना, इस पे तो ये एक टेट्राहेड्रल। इसमें जो पार्टिकल है देखो, यहाँ पे बीचों बीच में रेड कलर का पार्टिकल बना रहा हूं, यहाँ एक पार्टिकल है, ये वॉइड का पार्टिकल। ठीक है, अब आप इसको और इसको मिलाइए, एक, अब देखिए भाई हर कोने के नीचे एक वॉइड होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको, ये इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, और अब बाहर वाली फेस इसको मिला दिया। इन सबको मिलाने पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड इस वाले कोने के नीचे बनेगी, ऐसे इस कोने के नीचे, इस कोने के नीचे, मैंने बताई थी हर कोने के नीचे एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। नहीं पता तो पिछले से पिछला लेक्चर देख लीजिए, मैंने थोड़ा मतलब पिक्चर एनिमेशन के द्वारा भी आपको बताने की कोशिश की है। तो इन चारों पार्टिकल के बीच में यहां एक वॉइड होगी। अब आप उसको समझिए कि बीचों बीच सेंटर में भी एक वॉइड होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अगर मैं इसको और इसको मिलाऊंगा, इसको और इसको मिलाऊंगा, तो देखिए इसको जूम इन करके मैं बता रहा हूं कि ये जो दूरी रहती है, ये मैं आपको पहले प्रूव कर चुका हूं कि ये √3a रहती है। जब मैंने आपको बॉडी सेंटर के लिए R and A में रिलेशन बताया था, ये प्रूव कर चुका हूं कि √3a बराबर 4r रहती है, वहां से अपन रिलेशन निकाल। तो यहाँ पे ये जो दूरी है ये √3a है, तो ये एक कोना हो गया, ये एक कोना हो गया। इस कोने के यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, देखो बल्कि मैं थोड़ा रेड कर देता हूं। इस कोने के यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, इस कोने के यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, और बीचों बीच क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पूरी डिस्टेंस है ये बराबर 4 भागों में बढ़ गई है, 1 2 3 और ये 4। तो जो पूरी दूरी है वो कितनी है, √3a। तो यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, √3a का चौथा हिस्सा, यहां से यहां, ये जो दूरी है देखो, ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, √3a का अपन 4, मतलब इसका चौथा हिस्सा। और ये जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल r बोल रहे हैं, और यहां जो पार्टिकल होगा उसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ये वाली कैपिटल R होगी। तो ये जो दूरी हो गई इसको क्या बोलेंगे, r + r। भाई इन दोनों को मिलाएंगे तो ये जो दूरी हो गई ये कितनी होगी, r + r, यहां से यहां तक की। और ये है कितनी टोटल, √3a/4। तो हम ये कहेंगे, अब भले इसकी और यहां तक की दूरी। अच्छा, अगर कोई पूछे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर बीचों बीच है यहां पर, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, मतलब अगर यहां पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है ना सेंटर में, आपको मालूम होगा कि हर सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और हर एज के सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल, तो यहां एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो अगर यहां अगर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए ये आंसर कितना आएगा, बताओगे कोई, बताओ। ये आएगा आपका √3a/2, टोटल √3। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, r + r, ये जो
√3a/2। पर ये किसके लिए बेटा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेकिन अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कोई कहानी नहीं है, तो जो r प्लस r आएगा वो कितना आएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। टेट्राहेड्रल वॉइड ये मतलब अगर रेशो इन दोनों के बीच में है और कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 4 है, बस क्या है कि ये पार्टिकल आपस में टच नहीं हो रहे हैं, तो अभी भी ये कौन सी है? टेट्राहेड्रल वॉइड है। अभी भी ये कैसी है? ट्राइएंगल वॉइड है। बस फर्क ये है कि पार्टिकल आपस में टच नहीं कर रहे हैं, ये पार्टिकल चारों आपस में टच नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिमाइंड करके देख सकते हो हर चीज को जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में घुसनी चाहिए, बार बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा रिपीट करके देख लो, लेकिन अगर एक बार ये आ गया ना, मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जेईई मेंस और नीट के। अभी आपको लग रहा होगा सर क्या बता रहे हैं, लेकिन आप देख लो, अरे टिक करते ही, अच्छा ये तो उसमें बताया, टिक टिक फटाफट आते हैं आंसर। तो ये दूरी कितनी हो गई? कितनी हो गई? √3a/4, क्योंकि चौथा हिस्सा हो गया ना ये, क्योंकि कितने हिस्से बने? 1 2 सेंटर वाला, 3 4, मतलब यहां से यहां तक दूरी ये 4 हिस्सों में कटेगी, 1 2 3 4। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से अपना आया r + r = √3a/4। किसके लिए? किसके लिए? जब r/r का रेशो यहां से इन दोनों के बीच में हो। आप गौर करके देखिए। अब देखिए, जब ट्राइएंगल के लिए आपका 2014 और 17 में आया तो ये भी आ सकता है, और छोटे मोटे क्वेश्चन, छोटे दूसरे एग्जाम जो और कॉलेजेस के होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब आप देखिए, एक ये हो गया पोर्शन, एक ये हो गया पोर्शन, तो 2 पोर्शन हो गए। तीसरा पोर्शन क्या होगा? r/r का रेशो किसके बीच में है? 0.414 से 0.414 से 0.732। भाई 414 हो गया तो इजी हो गया ना। अब क्या आएगा? 0.732। ठीक है, साफ कर। क्यों ऐसा क्यों किया मैंने? इसका मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये दोनों, अगर ये 1 हो गया तो r और r 1 बराबर हो जाएंगे ना, तो ना ही अब कोई वॉइड का पार्टिकल रहेगा ना क्रिस्टल का पार्टिकल रहेगा, या तो सब वॉइड के पार्टिकल हो जाएंगे या सब क्रिस्टल के पार्टिकल हो जाएंगे। तो क्रिस्टल के पार्टिकल मान लेते हैं फिर, है ना। अब अगला अगर इसकी बात करें तो ये है आपकी क्यूबिकल वॉइड, ये मैं बता चुका। अगर हम क्यूबिकल वॉइड की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। ये इस तरीके से है कि अगर मैंने एक क्यूब ले लिया, सिंपल क्यूब, और सिंपल क्यूब के 8 कोनों पर पार्टिकल हैं, और इन 8 के बीचों बीच क्या एक वॉइड है, जिसे अपन बोलेंगे क्यूबिकल, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। अब ये पार्टिकल इतना छोटा है कि ये जो है ये इससे टच करता है, ये आपस में टच करता है। ठीक है, ये आपस में टच करते हैं इस तरीके से। यदि मैं इनको जूम इन करूं तो ये पार्टिकल से टच करता है, इस वाली एज को अगर जूम इन करूं, ठीक है, ये आपस में टच करता है। अगर ये टच कर रहे हैं तो आपके लिए आपसे पूछता है कैटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r क्या होगी। अब अगर ये आपसे पूछ रहा है तो आपको आंसर क्या देना है? तो आंसर आपको साफ देना है, बहुत इजी सा आंसर देना है। वो ये है कि आप पहले ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन? a बराबर क्या है? 2r। तो r बराबर आप पहले a/2 निकाल लो। यदि आपने r बराबर a/2 निकाल ली तो क्या करोगे आगे? आगे आपको पता है कि स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का जो वैल्यू है वो कितना है? 0.732, क्योंकि पहले मैं इस वाले केस के लिए बता दूं। ठीक है, तो आपको ये r की वैल्यू को कहाँ रख देना है? यहाँ रख देना है, जिससे स्मॉल r आ जाएगा। स्मॉल r से क्या आ जाएगा? r प्लस
कैपिटल आर। वो रख के देख लेना, आंसर आ जाता है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब अपन देखते हैं कि आर अपॉन कैपिटल आर कब की बात कर रहे हैं कि अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 8, इससे ज्यादा तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो नहीं सकता। बस अब ये है कि बीच का पार्टिकल अब इतना बड़ा हो गया है कि ये आपस में टच नहीं करते, मतलब ये कुछ ऐसे हैं, जैसे पहले तो ये टच कर रहे हैं, बिगाड़ नहीं रहा, ये अब कुछ ऐसे हैं कि ये पार्टिकल इधर है और ये पार्टिकल इधर है, तो ये आपस में टच नहीं करेंगे। अगर टच नहीं करेंगे तो ए और आर में रिलेशन नहीं निकाल सकते। अगर ए और आर में रिलेशन नहीं निकाल सकते तो अपन आर का वैल्यू यहाँ रख नहीं सकते, और यहाँ रख नहीं सकते तो स्मॉल आर निकाल नहीं सकते, और जब तक स्मॉल नहीं आएगा, स्मॉल आर नहीं आएगा तो आर प्लस स्मॉल आर नहीं निकाल सकते। तो अब क्या करें? बहुत आसान। ये क्या है कि अगर मैं यहां पर एक क्यूब बनाऊं, बीचों बीच यहां पर एक पार्टिकल है जिसे अपन बोलेंगे वॉइड पार्टिकल, जिसके लिए r अपन r का वैल्यू सपोज में 0.8 मान, जो कि किससे ज्यादा है? इससे ज्यादा है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, ये पार्टिकल अब आपस में टच नहीं करेंगे, ये पार्टिकल अब आपस में टच नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कि इस पार्टिकल से ये टच करेगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8, तो ये इससे टच करेगा, ये पार्टिकल इससे भी टच करेगा, तो ये पार्टिकल इन दोनों से टच करेगा, इन दोनों से, और इस डिस्टेंस को मैं पहले ही निकाल चुका हूं कि वो कितनी है, √3 है। तो अगर मैं √3 को कॉमन मतलब एक जूम इन करूं, तो बच्चों यहां पर जो पार्टिकल होगा, यहां पर जो पार्टिकल होगा वो ये रहा, फिर यहां एक पार्टिकल होगा वो ये रहा, और बीचों बीच रेड कलर का जो पार्टिकल होगा वो कौन सा पार्टिकल होगा? वॉइड का पार्टिकल होगा। ये जो डिस्टेंस है इसे क्या कहेंगे अपन? यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस r प्लस स्मॉल आर, और ये डिस्टेंस अगर कितनी है? √3a, तो इसकी आधी क्या होगी? √3a/2, तो यहाँ r/r हो जाएगा √3a/2। तो आपसे कोई पूछे कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्यूबिकल वॉइड है और r/r का वैल्यू ये ना हो कि कितना है? 0.8 है, वहां पर कैटायन और एनायन के बीच के डिस्टेंस क्या है? तो कैटायन कौन हो गया? स्मॉल आर, एनायन क्या हो गया? कैपिटल आर, तो ये इनके बीच की डिस्टेंस होगी ये वाली, और वो कितनी होगी? √3a/2। ए वो आपको देगा तो आप आंसर निकाल सकते हो। तो क्या होगा? r प्लस स्मॉल आर बराबर √3a/2, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो ये अपना पोर्शन हुआ, और अब अपन जो है वो एक डाटा लिख देते हैं शॉर्ट में, यहां पे मैं आपको लिख दे रहा हूं। जब r/r 0.155 और 0.225 के बीच में हो, तब क्या होगा? r प्लस r, बोलो, अभी अभी कराया। तो वो जो वैल्यू होगा अगर इन दोनों के बीच में होगा तो वो वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? a/√3। ये प्रूफ कराया पहले। अब अगर ये ऐसे हुआ 0.225 से r/r, अच्छा मैं अलग से ये भी बता चुका हूं कि इस पे वैल्यू क्या होगी? 0.414 पे क्या होगी, मतलब एग्जैक्ट पे भी बता चुका हूं और बीच में भी बता सकता हूं। तो पहले मैं r प्लस r बीच वालों के लिए ले रहा हूं, एग्जैक्ट वालों के लिए मैं आपको बता चुका हूं। ये वीडियो आप कम से कम 2 बार देखें, तभी चीजें सेट हो पाएंगी, ठीक है। 2 बार कैसे? अगर एक बार में समझ में आ जाता तो बेस्ट है। तो ये अगर एक बार 2 बार देख ली, उसके बाद आपने रिजल्ट याद कर लिए, क्वेश्चन ऐसे होंगे फटाक फटाक कर, तार 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 तार। और यहाँ क्या होगा? 0.414, ठीक है। तो यहाँ r प्लस r क्या आएगा यहाँ पर? तो आपको याद होगा कि इस तरीके से मिलती, तो ये आंसर आपका आता था √3a/4। अगर ये आंसर ऐसे होता 0.414 r/r और कितना 0.732, ये आंसर आता था आपका
आर प्लस आर इज टू ए अपॉन, अगर ये 0.732 से आर अपॉन आर 1 है तो ये आंसर आएगा आर प्लस आर का अभी √3a अपॉन, ये डाटा आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं इसके लिए तो निकालते ही नहीं है, सिर्फ इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए अलग से बिल्कुल प्रॉपर के लिए, जैसे अगर आप इसके लिए निकलवाया नहीं है कि पहले आप ये करिए फिर ये करिए फिर ये आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब कई लोग कह रहे हो कि सर प्रूफ ने करके नहीं बताया, देखो वहां पर क्वेश्चन प्रूफ पर है ही नहीं, अगर एग्जैक्टली ये है, वो बीच के मैनर पे है, किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो आपको पता है हाँ यार ये दोनों आपस में टच करेंगे तो पहले मैं कैपिटल आर निकाल लूंगा, कैपिटल आर निकल गया तो अपन स्मॉल आर आ जाएगा और फिर निकालेगा, क्योंकि वो बार बार क्या बदल देगा, वहां पर ए बदल देगा, ठीक है। ऐसा है यहाँ पे भी ए बदलेगा, पर यहाँ का डाटा आपको याद रखना है क्योंकि ABCD में से डायरेक्टली टिक करके आना है। यहाँ पर आपको बीच में से क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछेंगे, ये मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब बढ़ते हैं आगे, और आगे का पोर्शन क्या है, आगे का पोर्शन है सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, जो कि अब मैं आपको बता देता हूं कैसे आएगा। मैंने आपको पहले ही जब मैंने आपको नोट्स डाले थे उस नोट्स में बोल दिया था कि ये सॉलिड स्टेट 14 लेक्चर का चैप्टर है। इसके अलावा अगला जो सॉल्यूशन है वो 12 लेक्चर का है, उसके अगला वाला वापस 14 लेक्चर का है। मैं आपको मेरे फिक्स है, तो ये 14 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लेक्चर है 12वां, तो इसके अगले लेक्चर के आधे हिस्से में सब इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंपाउंड रहेंगे, स्ट्रक्चर रहेंगे, हो सकता है कि वो लेक्चर 1 घंटे का हो, और बाकी आधे में रहेंगे डिफेक्ट। अगला वाला भी डिफेक्ट रहेगा, और डिफेक्ट खत्म होते ही ये सॉलिड स्टेट चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं एक क्वेश्चन शीट डाल दूंगा, उस क्वेश्चन शीट को डालने के बाद, मतलब मैंने अभी 25 क्वेश्चन की एक लिंक आपको पहले ही डाल दी है, इससे पिछले वाले चैप्टर में लेक्चर के साथ। इसके बाद 25, 30, 40, 50 जितना मेरा मन करेगा उतने क्वेश्चन की एक लिंक में आपको लास्ट में डाल दूंगा। आपको उसको सॉल्व करना है, ट्राई करना है। अगर आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपका जवाब विद इन 4 आवर टू 1 डे मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमेशा बार बार मैं कमेंट चेक नहीं करता, लास्ट में अपन बैठते हैं 1, 2, 4, 5 घंटे बाद वीडियो बनाने के, या फिर थोड़ा टाइम लगता है ना। तो ओके, अब वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। दूसरी बात, ये जो देरी हो रही है वीडियो आने में, ये अभी तक थी, अब आगे नहीं होगी। दूसरी बात, नेक्स्ट बात, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो बेटा कमेंट करने की कोशिश करो, यहाँ सर ये है, मेरे को ये दिक्कत आई। उसके अलावा आपको ये लगता है कि सर मैं इन प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ पढ़ाई के अलावा, आप कमेंट करिए, हो सकता है वो मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ, उस पर एक वीडियो बनाकर। जैसे मैंने आपकी 11वीं की धज्जियाँ उड़ गई हैं, कैसे होगा, और मैं साइड में वीडियो डालता रहता हूँ, मेरी हॉबी है और ये मेरा पैशन है, केमिस्ट्री पढ़ाना। पढ़िए और ओके, बेस्ट ऑफ